हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों के हैवी डिमांड पे, जैसा कि कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिला कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसके नाम के लास्ट में भी प्रॉब्लम आता है। तो आज के बाद से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि कमेंट के माध्यम से आप लोग बता रहे थे कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं क्योंकि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आज हम कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे और हर एक प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं या आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। वो सब कुछ आज बात होगी एकदम जबरदस्त तरीके से। एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको कि किस किस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये 11 प्रकार के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आयु से संबंधित प्रश्न, आय से संबंधित प्रश्न, सिक्कों की संख्या वाला प्रश्न, 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न, जितने भी टाइप्स के हैं ये सारे टाइप्स आज की ही क्लास में क्लियर होंगे। हर एक टाइप में मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आपका काम है कॉपी पेन लेकर बैठना है, उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का नोट्स बनाना है, आपको खुद से बनाना है नोट्स। क्लियर है बातें? स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की, मेहनत करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर ले आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक और जो छोटी जरूरी बात है, जैसा कि आपको पता है हम प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको भी ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्न की। तो एक काम जरूर कर देंगे स्टार्टिंग से ही कि वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर देना है वीडियो को। अपने प्यारे से कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताना है कि आप अगले कस्टम वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहते हैं। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन केवल और केवल आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर ही प्रोवाइड की जाती है। बात करते हैं सबसे पहले आयु संबंधित प्रश्नों की। दिया हुआ है 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक हो गई। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ध्यान देना, आयु वाले क्वेश्चंस में होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे ही आपको दिखेगा 2 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, सारा खेल यहीं छुपा हुआ है 2 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में। सबसे पहले जो भी बातें पूछ रही है, जिसकी भी वर्तमान आयु पूछ रहा है, उसको मान लेना है। मान लिया कि सलीम की वर्तमान आयु X वर्ष है और उसकी पुत्री है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? Y वर्ष है। क्या मानना है? माना सलीम की वर्तमान आयु, अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले समझो, स्टार्टिंग से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बढ़िया से। सलीम की वर्तमान आयु कितनी है? X मान लो भाई, वर्तमान आयु X वर्ष है और उसकी जो पुत्री है, उसकी जो बिटिया है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है ना। तो यहां लिख दूंगा मैं पुत्री की वर्तमान आयु, इसको ले लिया मैंने Y वर्ष। अब ध्यान देना, यहां पे बात हो रही है कि 2 वर्ष पहले, मुझे बताना अगर आज आप 15 साल के हैं तो 2 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? आपका आंसर आ गया होगा 13 साल। सर कैसे आया 13? आपने क्या किया, आज जितने साल के हैं उसमें से -2 किया, तभी तो 13 आया। तो 2 वर्ष पहले सलीम कितने साल का रहा होगा? सलीम आज X साल का है, तो जब भी पहले दिखेगा आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, जब भी बाद दिखेगा आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। पहले का मतलब पास्ट की, भूतकाल की बात हो रही है, तो लिखेंगे 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले की बात करते हैं, लिखेंगे 2 वर्ष पहले। ये तो वर्तमान का टाइम है, वर्तमान का टाइम है। अब बात हो रही है 2 वर्ष पहले की, तो मुझे बताना जल्दी से, 2 वर्ष पहले जो सलीम थे, सलीम की आयु क्या रही होगी? सलीम की आयु क्या रही होगी? तो सर X - 2 वर्ष रही होगी, X - 2 वर्ष, है ना। पहले की बात होगी तो माइनस और बाद की बात होगी तो प्लस। अपने एज के साथ, अपनी उम्र के साथ भी तो यही करते हो। अगर मैं बोलूं भाई 5 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे, अभी 15 के हो, 5 साल के बाद आपने 5 को प्लस कर दिया क्योंकि मैंने बाद पूछा था और आंसर आ गया 20।
आ रही है बातें समझ में? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप याद रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे सलीम तो x-2 वर्ष का रहा होगा और उसकी पुत्री जो रही होगी ये कितने साल की रही होगी, y साल की। आज है तो 2 साल पहले y-2 वर्ष की रही होगी। एकदम बढ़िया। तो बात ये हो रही है कि हुआ क्या था भाई, 2 साल पहले हुआ क्या था। चलो मान लिया कि 2 साल पहले सलीम इतने साल का था, उसकी पुत्री इतने साल की थी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो सलीम की आयु है अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ये जो सलीम है ना, 2 साल पहले वाला सलीम, 2 साल पहले वाला सलीम, ये अपनी पुत्री, ये जो इसकी पुत्री है, अपनी पुत्री का ये 3 गुना था। तो पुत्री को कर देंगे 3 से गुणा। 3 गुना का मतलब 3 से गुणा। अब यहां से एक समीकरण बना लेना जल्दी से, x-2 बराबर 3y-3 दूना 6। तो यहां से आपके पास एक समीकरण निकल के आ रहा है। वो समीकरण क्या होगा यहां पर लिखेंगे ऊपर। वो समीकरण होगा x-3y बराबर -2 को इधर लाएंगे +2, -6 + 2। तो फाइनली आपका पहला समीकरण आपको मिल चुका है ये। एकदम बढ़िया। दूसरा खुद से निकाल लोगे क्या? आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, पहला मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं खुद ही बताना चाहता हूं आपको। ध्यान देंगे। यहाँ पे बात हो रही है 6 वर्ष बाद की। इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी यहां तक खत्म हो चुकी है। बात हो रही है 6 साल बाद क्या हुआ था। पहले 6 साल बाद बताना ये कितने कितने साल के थे। सलीम कितने साल का था 6 साल बाद, कितने साल का हो जाएगा, था नहीं हो जाएगा, आगे की फ्यूचर की बात हो रही है। सलीम आज है x साल का, 6 साल के बाद ये हो जाएगा x + 6 ईयर्स का, इतने साल का हो जाएगा। और इनकी बिटिया जो है, पुत्री जो है, वो भी कुछ इसी प्रकार से y + 6 ईयर्स की हो जाएंगी, है ना। वर्ष भी लिख सकते हैं, साल भी लिख सकते हैं। बात हो रही है कहानी क्या हुई भाई, 6 साल बाद हुआ क्या था। तो 6 साल बाद ये हुआ था, 6 साल बाद उसकी आयु मतलब सलीम की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी। 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुणा, अधिक का मतलब होता है प्लस, है ना। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट बना के लिखते रहेंगे कि अधिक का मतलब प्लस होता है, 2 गुने का मतलब 2 से गुणा होता है, 3 गुने का मतलब 3 से गुणा होता है। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो गलती करते हो आप एग्जाम में, वो नहीं करना है। बात करेंगे आगे हुआ क्या था। तो जो सलीम है ना, ये जो सलीम है, ये अपनी पुत्री की आयु के 2 गुने से, पहले तो इनकी पुत्री की आयु का 2 गुना कर दिया मैंने, और 2 गुने से भी 4 वर्ष अधिक है। 2 गुना तो कर दिया लेकिन इससे भी क्या है, 4 वर्ष अधिक है। अब गलती क्या करते हो अपने एग्जाम में, आप इसको 2 गुना करने लगते हो, इसको नहीं करना। कहानी हो रही है 6 साल बाद की, तो इसको 2 गुना करना है। 6 साल बाद वाली कहानी ही लेकर आगे बढ़नी है, पीछे की कहानी नहीं, पुरानी कहानी नहीं चलेगी। अब यहां से एक समीकरण बनाएंगे, एक समीकरण आपके पास पहले से है, एक समीकरण यहां से आ जाएगा। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, x और y का मान आ जाएगा, सलीम की भी आयु आ जाएगी वर्तमान, और उसकी पुत्री की भी वर्तमान आयु आ जाएगी। आ गई बात समझ में? आ जाओ खेलते हैं। यहां x + 6 बराबर 2 को y और 6 से गुणा कराएंगे तो 2y + 12 + 4, 2y को इधर ले आएंगे तो x - 2y बराबर 12 × 4 = 16, और ये 6 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? 12 और 4 16, 6 जाके 16 में से माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मेरे दाएं हाथ का खेल है भाई, क्योंकि मुझे बाएं हाथ से लिखना नहीं आता है, तो बाएं हाथ का खेल नहीं होगा। यहां ध्यान से देखेंगे, ऊपर नीचे लिख दो समीकरण 1 और 2 को। एक क्या है, 3y बराबर -4, 2 क्या है, x - 2y बराबर 10। चिन्ह बदलेंगे, आता है ना समीकरण सॉल्व करना? नहीं आता तो बता देना। -3y + 2y -y हो गया, -4 -10 -14 हो गया, तो y आ गया 14। मतलब पुत्री रही थी 14 साल की। पुत्री आज की डेट में कितने साल की हैं? पुत्री की वर्तमान आयु y थी, मतलब y 14 आ गया। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 14 वर्ष। बात करेंगे सलीम की, तो ये 14 का मान, जो y का मान 14 आया है, इसको 2 में रख दो y की जगह पे, तो हो जाएगा x - 2, y की जगह पे 14 रखेंगे बराबर 10, x - 14 दूना 28 बराबर 10, x बराबर 10 धन 28 कितना हो गया? 38,
मतलब सलीम रहे होंगे 38 वर्ष के और उनकी पुत्री रही होंगी, मतलब हैं रही होंगी नहीं, वर्तमान आयु है, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु है 14 वर्ष, सलीम की वर्तमान आयु है 38 वर्ष। एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहो, इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं, एकदम ढूंढ के क्वेश्चन लेकर आया गया है आपके लिए। एक बार ये जो मैंने दिखाया था इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि इसमें से आपको कौन सा वाला हार्ड लगता है, कठिन लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना मुझे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, इसकी बात करते हैं। अभी हमने आयु मतलब कि एज संबंधित देखा था, अब हम आय का मतलब इनकम, जो पैसा कमाते हैं, आय संबंधित प्रश्न देखेंगे। आय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझेंगे। मान लो आप पैसे कमाते हो, आपकी इनकम, आपकी आय, आपकी जो आय है वो है 10,000 रुपए, है ना। अब आप बोलोगे सर और बड़ा लो, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, 10,000 नहीं 1 लाख रुपए ले लो, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। छोटे नंबर्स को गुणा करना, भाग करना, जोड़ना घटाना आसान होता है, इसलिए मैंने 10,000 लिया है। मान लो आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, कमाने का मतलब वो आपकी इनकम है। अब इनकम में 2 चीजें आती हैं, एक आता है एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च, और एक आता है सेविंग मतलब कि आपने कितना बचत किया है। 2 चीजें आती हैं, एक आता है एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च कितना किया और बचत कितना किया। मान लो आपने 6,000 रुपए खर्च कर दिए, 6,000 रुपए महीने में खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी आपकी 4,000 रुपए। मतलब 10,000 में से आप 6,000 को माइनस करेंगे और आपकी बचत निकल के आ जाएगी कितनी, 4,000 रुपए। ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगाने वाला हूं, तो उसको ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से। बात हो रही है 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु, एक व्यक्ति ए है मान लो और एक व्यक्ति बी है, उनकी आय का अनुपात, आयु नहीं है आय, इनकम है ये, आय का अनुपात 9:7 है। तो मैंने मान लिया कि ए की आय, इनकम ऑफ ए की आय जो है वो 9x है और दूसरा व्यक्ति बी है, बी की आय कितनी है, 7x, है ना। जब भी अनुपात लेते हैं तो यहां ये नहीं करना कि 9x और 7y लगा दो, गलत हो जाएगा। एक ही बात हो रही है, आय की बात हो रही है, तो यहां भी x और यहां भी x। आय की बात हो रही थी, इसकी बात हमने कर लिया, एक का 9x है और एक का 7x है। बात क्लियर है। आगे, तथा उनके व्यय का मतलब होता है दोस्त खर्च। व्यय का अनुपात 4:3 है, तो मैंने मान लिया ए का व्यय कितना है, ए का व्यय कितना है। अब यहाँ x मत लगाना, एक जगह आय के साथ x लगा लिया तो व्यय के साथ कुछ और लगाना पड़ेगा, तो हम y लगा लेंगे। व्यय का अनुपात कितना है, 4:3 है, तो मैंने मान लिया a ने खर्च किया 4y, तो b कितना खर्च करेगा, 3y, तो b का व्यय कितना हो जाएगा, 3y। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो आगे की कहानी आप समझ चुके हैं, उसमें कहीं से दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ध्यान देना, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति महीने 2,000 की बचत करता है, ए भी 2,000 की बचत करता है, बी भी 2,000 की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, है ना। ये आगे की बात तो छोड़ देंगे, विलोपन विधि से हल करना वो तो हम कर लेंगे, हमारी मर्जी है, वो सब छोड़ो। बस यहीं तक अपना मेन क्वेश्चन है, यहीं तक बात करेंगे। ध्यान देना, बोल रहा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात करो, उनका इनकम ज्ञात करो। अब मुझे बताना कि बात हो रही है कि उनका जो महीने की बचत है वो कितनी है, 2,000। ये बचत कैसे निकाले थे भाई आप, बचत कैसे निकाले थे? आपने 10,000 में से 6,000 को माइनस किया था कि पूरी कमाई में से जितना खर्चा हुआ वो माइनस कर दो और बचत आ जाएगी। बचत का फॉर्मूला क्या होगा कि जितनी भी कमाई है, जितनी भी आय है, उसमें से जितना खर्च किया है उतना माइनस कर दो, बचत आ जाएगी। मान लो पापा ने पॉकेट मनी दिया 100 रुपए, 80 रुपए उड़ा दिए, 80 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई, एक तरह से कितना बचा लिया आपने। तो पापा ने जितना दिया था वो एक तरह से आपकी इनकम थी, क्योंकि और कहीं से इनकम तो आ नहीं रही है, जो पापा मम्मी पैसे दे रहे हैं वही इनकम है अभी। तो मान लो 100 रुपए आपकी इनकम थी, आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी जो बचत हो जाएगी वो 100 माइनस 80 रुपए हो जाएगी। तो यहां मुझे बताना कि ए की बचत की अगर मैं बात करूं तो ए कितना बचाया, ए कितना कमाया, 9x, कितना उड़ाया, 4y, है ना। इतना कमाया, इतना खर्च किया, तो दोनों को माइनस करूंगा तो बचत आ जाएगा कितना, 2,000 रुपए।
फिर से समझेंगे। ए के लिए, एक कमाया इतना, उड़ाया इतना, तो 9x में से 4y को उड़ा दिया मतलब माइनस कर दिया, तो ये बचत निकल के आई जो 2000 रुपए दिया है। y, ये बी भी क्या कर रहा है, बी भी बचत कर रहा है कितने रुपए की, सेम 2000 रुपए की बी की भी बचत है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 7x में से माइनस कर देंगे जितना इसने खर्च किया, 3y खर्च किया है, और ये भी आ गया 2000 रुपए। ये दो समीकरण बनाना सीख गए। कुछ नहीं किया भाई, आय में से व्यय को माइनस कर दिया तो ए का निकल गया, फिर बी में आय में से व्यय को माइनस कर दिया, 7x में से 3y को माइनस कर दिया, ये बी का हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या है, अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना नहीं आता है, लेकिन आपके एग्जाम में समीकरण बनाना आता है, तो समीकरण बनाने पे ज्यादा फोकस करेंगे आप, यहां तक बिल्कुल फोकस करेंगे। और जो 10th के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, या एसएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको ये सॉल्व करना भी आना चाहिए, है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक तब लग पाती है जब आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं। यहां मैं ऑप्शन लेके ही नहीं आया हूं, क्योंकि मैं बेसिक सिखाना चाहता हूं। ध्यान देना दोस्त, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो हर एक ट्रिक्स आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगी। तो बेसिक पे ज़्यादा काम करो स्टार्टिंग में। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो सरकारी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, मतलब कि सरकारी परीक्षाओं के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, इनमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब वही कर पाते हैं लोग, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी एक फॉर्म आता है जब, तो उसको 40-40 लाख लोग भर रहे हैं। पता चलता है वैकेंसी 5000 है और फॉर्म भर गया 40 लाख। 40 लाख बच्चे 5000 पोस्ट पाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ समझ सकते हो कि जो सवाल आएगा वो किस लेवल का आएगा, बेहतरीन लेवल का आएगा। तो वही कर पाता है जिसको बेसिक भी आता है और शॉर्ट ट्रिक्स भी आता है। तो दोनों को आप मिक्स करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आप शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ही भाग रहे हैं, वो फायदेमंद नहीं है। पहले बेसिक सीखो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे जाओ, ज़्यादा मजा आएगा, है ना। मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बता रहा हूं ये चीजें। यहां ध्यान देना, इन दोनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे, यहां पर देखना, सबको समझ में आएगा। जो विलोपन विधि नहीं जानता उनको भी समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर y के गुणांक को मैं बराबर करूंगा। अब इसके पास 4 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 4 गुणे 3 12 बन जाएगा। इसके पास 3 है, इसको भी बराबर करना है, तो 3 गुणे 4 करना पड़ेगा हमें, तब ये 12 बन जाएगा। ऐसा करने से इनके दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। कर दो, इस पूरे समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27x। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें 12y बराबर, जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28x, 4 तियां 12y माइनस 12y बराबर 4 गुणे 2 8000। 4 गुणे 2 8 होता है, लेकिन 3 जीरो इसलिए 8000 बोल रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर ने नया पहाड़ा ढूंढ दिया कि 4 गुणे 2 8000। यहाँ देखो, जब भी इनके चिन्ह एक जैसे होते हैं तो सबके चिन्ह बदल दो, नीचे में सबके चिन्ह बदल दो, क्योंकि ये दोनों समान चिन्ह वाले हैं। मुझे तो इनको काटना है। कब कटेगा, जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो इसको प्लस बनाया तो भाई सबको बनाना पड़ेगा। ये प्लस का है तो इसको उल्टा कर दो माइनस, ये भी प्लस का है, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये प्लस एक माइनस कट जाएगा, 27 माइनस 28 माइनस x बचेगा बराबर 6000 माइनस 8000 माइनस 2000 हो जाएगा। माइनस से माइनस को उड़ा दिया तो x का मान आ चुका है 2000। x का मान कितना आ गया, 2000। x का मान कहीं भी रख दो, चलो इसी में रख देते हैं। तो 9 गुणे 2000, 9 गुणे 2000 माइनस 4y बराबर 2000, माइनस 4y बराबर 2000। 9 गुणे 2000 होता है 18000, माइनस 4y बराबर 2000। तो यहाँ से जो y का मान आएगा 18000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 16000 बचेगा यहाँ पे। और माइनस 4y नीचे जाके भाग हो जाएगा, माइनस 4 नीचे जाके भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। और ये y का मान आ चुका है आपका कितना, 4000। आपसे क्या पूछा गया है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ए कितना कमा रहा था महीने में, 9x, तो ए की मासिक आय हो जाएगी 9 गुणे x। 9 गुणे x, x कितना आया था 2000, मतलब ए ने कमाया 18000 रुपए एक महीने में। ऐसे ही बी की मासिक आय अगर मैं आपसे पूछता हूं तो 7x था, तो 7 और x का मान है 2000, तो 2000 यहां लगाएंगे, 7 दूना 14000, ये हो गया बी की मासिक आय। इसी प्रकार से आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ए ने कितना उड़ाया,
मतलब कितना खर्च किया, और बी ने कितना पैसा खर्च किया है महीने में। समझ में आ गई बात? एक बार स्क्रीनशॉट, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पता है, देखो यहाँ पर समझने में चीजें आसान लगती है कि सर ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हैं या अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मतलब ऐसे हाथ पांव फूलने लगते हैं। एग्जाम में लगता है क्या ही है, यहाँ भी अनुपात, यहाँ भी अनुपात, कहाँ एक्स कहाँ वाई, क्या करना कुछ नहीं पता चलता। बिल्कुल जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है दोस्त। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पे, जो सिक्कों की संख्या से संबंधित प्रश्न है। पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। कॉन्सेप्ट ये है, मान लो आपके पास 5 सिक्के हैं 2 रुपए के और 10 सिक्के हैं 1 रुपए के। 10 सिक्के हैं 1 रुपए के। जैसे बिना एक्स वाई के पूछूंगा ना तो आप धड़ाधड़ आंसर देते हैं एकदम भयंकर तरीके से। अगर मैं पूछूं कुल कितने रुपए हैं तो आप बताओगे अच्छा 2 रुपए के 5 सिक्के मतलब 10 रुपए यहाँ हो गए, 10 रुपए का 1 सिक्का मतलब 10 रुपए यहाँ हो गया, 10 और 10 20 रुपए हैं सर। लेकिन जैसे ही एक्स वाई लगाऊंगा आपका दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाता है। कैसे समझेंगे? जो आपने किया कैलकुलेट, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, आपने ही बताया ना कि सर 2 रुपए के 5 सिक्के मतलब 10 रुपया। कैसे बात आती है, कैसे हमेशा सोचा करो कि 2 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो 10 रुपए हुआ क्यों? क्योंकि आपने 2 को 5 से गुणा किया है। 10 रुपए के 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कैसे हुआ 10? क्योंकि आपने 10 को 1 से गुणा किया है। मतलब जो पैसे की वैल्यू है उसको पैसे की संख्या, सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो कुल वैल्यू आ जाएगा कि आपके पास कितना रुपया है। आ रही बात समझ में? यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहां पे लगाना है कि कुल पैसा निकालना है कि कुल कितना रुपया है। तो हमने सिक्के को क्वाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने रुपए का क्वाइन है वो और जितने सिक्के हैं आपके पास वो, इनको आपस में गुणा कर दिया, आंसर आ गया। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने वाले हैं। अरुणा के पास केवल ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं, या तो उसके पास ₹1 रुपए के सिक्के हैं या तो उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, कुल मिला के कितने सिक्के हो गए? 50। तो मैंने मान लिया भाई कि एक्स सिक्के उसके पास रहे होंगे, 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं उसके पास, और 2 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं? वाई सिक्के। कुल सिक्कों की संख्या उसको भूल जाओ। अगर मैं बोलूं कि कुल सिक्कों की संख्या तो आप बोलोगे सर एक्स सिक्का और वाई सिक्का मतलब एक्स धन वाई। कुल सिक्का कितना है? एक्स धन वाई। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 50। तो एक्स धन वाई बराबर क्या हो गया? 50। समीकरण 1। समझ में आया? फिर से समझेंगे। 1 रुपए के एक्स सिक्के, 2 रुपए के वाई सिक्के, कुल कितने सिक्के? तो एक्स धन वाई सिक्के, और उसका मान हमें पता है कि 50 सिक्के हैं। क्लियर है पहला समीकरण? आगे बढ़े। तथा कुल धनराशि, कुल पैसे, कुल रुपए कितने हो रहे हैं? 75 रुपए। अब देखो कुल धनराशि कैसे निकालते हैं। यहां से कुल कितने रुपए मिले उसको, कुल धनराशि यहां कितनी है। जब मैं अगर पूछूं आपसे कि केवल 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं उसके पास, तो आप बोलोगे सर 1 गुणे एक्स। क्योंकि जब मैंने यहां पूछा था कि 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कुल कितनी धनराशि, तो आपने बताया सर 2 गुणे 5 10 रुपए हो गए कुल। मतलब इन दोनों चीजों को, जो भी सिक्का है, जितने रुपए का सिक्का है वो और जितने सिक्के हैं वो, दोनों को गुणा कर दो, कुल पैसे आ जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 100 रुपए के 5 नोट हैं आपके पास तो कितने रुपए हुए? 500। आया कैसे? गुणा करके। वही काम यहां भी किया जा रहा है। बात करेंगे यहां पे कुल धनराशि कितनी हो गई, तो यहां पर 2 गुणे वाई। कुल धनराशि यहां पर कितनी हो गई? 2 गुणे वाई। अब ये पूरी धनराशि कितनी हो गई? यहां से x और यहां से 2y। कुल धनराशि पूछा है तो दोनों को जोड़ दिया और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 75। आगे बात समझ में आसान है। इन दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो x और y, x का गुणांक पहले से एक जैसा है लेकिन चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दो, इसको उड़ा दो। y माइनस 2y माइनस वाई हो जाएगा, 50 माइनस 75 माइनस 25 हो जाएगा। इससे इसको उड़ा दिया, y का मान आ गया 25। मतलब कि 2 रुपए के 25 सिक्के हैं, 2 रुपए के 25 सिक्के हैं, 25। ऐसे ही x का मान समीकरण संख्या 1 में जब आप x की जगह 25 रखेंगे तो 25 धन y बराबर 50, तो y का भी मान 50 माइनस 25 मतलब 25 आ गया। उसके पास क्या है?
25 सिक्के 1 रुपए के हैं, 25 सिक्के 2 रुपए के हैं। अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। जब 25 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 25 रुपए हो गए हैं, 25 सिक्के 2 रुपए के हैं तो 25 दूना 50 रुपए हो गए, कुल मिला के 75 रुपए हो गए, कुल मिला के 75 रुपए हो गए। कुल सिक्कों की संख्या 25 सिक्का यहां, 25 सिक्का यहां, कुल 50 सिक्का होना चाहिए, 50 सिक्का भी हो गया। जबरदस्त। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप करा दिया। अभी कुछ आप लोगों के लिए भी होमवर्क आएंगे, 1-2, टेंशन नहीं लेने का। ये आ गई 2 अंकों की संख्या पर संबंधित प्रश्न, मतलब कि मेजर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट यहीं पर रहता है। ये कभी उलट दे रहा है, कभी परस्पर स्थान बदल दे रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आ जाओ समझते हैं एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से। 2 लाइन लिखूंगा, वो 2 लाइन आपको याद रखनी है हमेशा। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, जैसे मैं बताऊं कि अगर 75 एक संख्या है 2 अंकों की, ये कैसे बनी, तो आप बोलोगे 7 और 5 से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो ये दहाई का अंक है 7, तो इसको 10 से गुणा करेंगे। ये इकाई का अंक है तो इसको ऐसे ही लिख दो या 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 अंकों की संख्या का अगर मैं आपको फॉर्मूला बनाने को बोलूं, अंकों की संख्या का फॉर्मूला जो होगा वो होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये याद रखना है, प्लस इकाई का अंक यहां पर आ जाएगा, ये याद रखना है बस आपको। और वहां भी तो यही काम किया गया है, 10 गुणे दहाई का अंक 7 प्लस इकाई का अंक 5। लेकिन यहां पर आसान लग रही थी चीजें, यहां पर खेल थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है ध्यान देंगे। यहां पर अलग इस प्रकार से हो जाएगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे, माना दहाई का अंक हमने x ले लिया, दहाई का अंक क्या ले लिया, x ले लिया अगर, और इकाई का अंक हमने ले लिया y, तो बताना मुझे मूल संख्या क्या बनेगी। इकाई का अंक क्या ले लिया, y, बताना मुझे मूल संख्या क्या बनेगी। मूल संख्या क्या होती है, यही तो ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में अपने पास है, जो इस फॉर्मूले से बन के आ रही है। तो अपने पास जो मूल संख्या बन रही है, ओरिजिनल नंबर जो बन रहा है, वो बन रहा है 10 गुणे दहाई का अंक मतलब 10 गुणे x प्लस इकाई का अंक मतलब y। तो ये चीज समझ में आ गई आपके कि आपको मान लेना है कि दहाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, और उसी हिसाब से इस फॉर्मूले में दहाई के अंक पे दहाई का अंक जो माना है वो रख दो, इकाई का अंक जो माना है वो रख दो, बात खत्म। अच्छा, अगर एक बात बताना, अगर इसको मैं पलट देता हूं, मूल संख्या का जो भी अंक था, दहाई का अंक और इकाई का अंक, इसको आपस में मैं पलट देता हूं, तो अंकों का स्थान बदल दिया। कहने का मतलब अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने पर, समझ लो इसका मतलब, बदलने पर प्राप्त संख्या। 1 मिनट बताता हूं बस। प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने से ये मतलब है कि पहले ये 75 था, दहाई की जगह पे इकाई का अंक ले आओ, इकाई की जगह पे दहाई का, बस बात खत्म। तो इसको पलटना भी बोलते हैं, मतलब अंकों को पलट दिया या अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया। तो बदलने पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, पहले ये 10x धन y था, अब x की जगह पे y और y की जगह पे x लिख दो, तो ये हो जाएगा 10y धन x। क्लियर है इतनी बात। तो ये कॉन्सेप्ट है 4 लाइन का। अगर ये 4 लाइन 1 2 3 4, अगर ये 4 लाइन आपको बेहतरीन तरीके से पता है तो कहीं दूर दूर तक इस टाइप के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है बातें, समझ पा रहे हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, अब सवाल पढ़ेंगे। देखो मैंने 4 लाइन पहले ही लिख दी आपके लिए कि ये कॉन्सेप्ट है। अब सवाल को पढ़ते हैं ढंग से और समझते हैं क्या बात हो रही है। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। अब अंक कौन कौन सा लिया था भाई, दहाई का अंक आपने x लिया था, इकाई का अंक y लिया था, इन अंकों का योगफल आपस में कितना है, 8 है। तो आप लिखेंगे कि x और y को जोड़ने पर 8 आएगा, समीकरण संख्या 1। क्लियर है बातें। दूसरी बात, यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, 2 संख्याओं की बात कर रहा है, बोल रहा है यदि मूल संख्या और अंकों का स्थान बदलने पे जो संख्या, ये दोनों संख्याओं की बात कर रहा है, क्या हो रहा है इनके साथ, बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर, जो मूल संख्या थी वो और जो अंकों का स्थान बदलने पे प्राप्त संख्या है वो, इन दोनों संख्याओं का अंतर आपको दिया है कितना, 18। तो ये बात लिखेंगे, इन दोनों का अंतर ले लो, 10x धन y
और कौन है 10y धन x। दोनों ही संख्याओं का अंतर का मतलब बीच में माइनस, और जब भी माइनस लगाएंगे कोष्ठक में ही लिखेंगे। कितना है अंतर? 18 है, 18 लिखेंगे और यहां से एक समीकरण बनाएंगे। क्या बन जाएगा? 10x धन y माइनस 10y माइनस x, माइनस को अंदर गुणा करा दिया 18। तो यहां से समीकरण बन रहा है 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y बराबर 18। तो यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 क्या करेंगे यहां से कॉमन ले लेंगे और उधर जाके 9 भाग हो जाएगा। किस प्रकार से दिखाता हूं, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां x माइनस वाई बचेगा, यहां पर 18 है। x माइनस वाई का मान आपके पास आ गया 18/9 मतलब कि 2, और ये हो गया समीकरण संख्या 2। ये समीकरण संख्या 1, ये 2 ऊपर नीचे लिख दो। ऊपर नीचे इनको लिख दो कि x धन y 8 था और x माइनस वाई जो है वो 2 है। y से y को उड़ा दिया, x धन x कितना हो जाएगा? x धन x का मान है 2x बराबर 8 धन 2 10, x का मान आ गया 10/2 मतलब 5, और x का मान आप समीकरण संख्या 1 में रखेंगे तो x की जगह पे 5 प्लस y बराबर 8। y का मान यहां से आ गया 8 माइनस 5 मतलब कि 3। आपके पास x भी है, आपके पास y भी है, आपको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे इसके अनुसार जो आपने माना था उसके अनुसार आपका जो मूल संख्या निकल के आएगा, जो मूल संख्या निकल के आएगा, पहले दहाई वाला लिखेंगे फिर इकाई वाला। दहाई वाला क्या माना था हमने x, तो पहले आ जाएगा आपका x वाला 5, फिर इकाई वाला मतलब कि 3, तो ये संख्या थी। अच्छा, इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सही किया है या गलत किया। कैसे चेक करेंगे? तो जो भी संख्या है और इसको पलटने के बाद जो संख्या है, पहली संख्या 53 थी मूल संख्या, अंकों का स्थान पलट दो तो 35 बन जाएगा। इनका अंतर इनको माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 18। आप खुद चेक करके बताना मुझे कि आंसर सही है या नहीं है। क्लियर है बातें? तो ये कॉन्सेप्ट था 2 अंकों की संख्या से संबंधित। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे की बात बताता हूं। बात करेंगे कि एक सवाल तो भाई मैंने कर लिया, कुछ आपके लिए भी दे दे, है ना? आज के दिन तो फ्री ही हो आप, तो ये सवाल आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। आंसर जो है कहां पर करना है आपको? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको बेहतरीन तरीके से करना है और बिल्कुल सही आंसर वगैरह सब कुछ चेक करके तब करना है ना, और सॉल्व करके करना, दूसरे का आंसर देख के कॉपी नहीं करना। क्लियर है बातें? आगे बढ़ें। तो अभी हमने बात किया 2 अंकों से संबंधित संख्याओं के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसका भी, क्षेत्रफल संबंधित प्रश्नों का भी समझेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, जबरदस्त तरीका। सबसे पहले यहां की बात समझो ना, यहां से स्टार्ट करते हो इसीलिए गलत कर देते हो आप लोग एग्जाम में। गलती नहीं करनी है, पहले ये समझो। आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है आपके पास। ऐसा कोई आयत है, ऐसा कोई आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। मैंने पहले ही मान लिया कि भाई इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई कितनी है? x है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? y है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही मान लिया। जब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने मान लिया तो जो मूल क्षेत्रफल स्टार्टिंग में जो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? तो सर लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब x गुणे y, इसका स्टार्टिंग में बिल्कुल पहले क्षेत्रफल रहा होगा जब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया तब। ये बात समझ चुके हैं? यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? अगर यहां तक डाउट नहीं है तो यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस का यही है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट यहां से करना है कि अभी इसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, अब छेड़खानी करेंगे इसके साथ हम, और बढ़िया से करेंगे। कैसे? बात हुई कि यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें, बोल रहा है कि इसको 5 कम कर दो, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये, है ना? 5 कम करने से ऐसे ही होगा। बोल रहा है चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो, मतलब पहले y था, बढ़ाने का मतलब +2 कर दो y को, तब इसका जो क्षेत्रफल था वो 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले कितना था इसका क्षेत्रफल? इसके बीच में लिख देता हूं। जो क्षेत्रफल xy था वो कितना कम हो जाता है? 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब पहले भाई xy था, अब ये 80 कम हो गया, तो xy में से 80 को माइनस कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब वहां से एक समीकरण बनाना है आपको। आपको लंबाई नई वाली पता है, नई वाली चौड़ाई पता है, नया वाला क्षेत्रफल भी पता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। वही बात करेंगे तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है? y + 2
बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले जितना था एक्स वाई उससे 80 कम। बात क्लियर? वही किया, नई लंबाई नई चौड़ाई नया क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा, यहां से एक समीकरण बनाएंगे, x जाएगा इन दोनों में गुणा होगा तो एक्स वाई धन 2x, -5 जाएगा इन दोनों में गुणा हो जाएगा -5y -10 बराबर एक्स वाई -80 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई को आप उड़ा देंगे और यहां आ जाएगा 2x -5y बराबर -80 और ये जाएगा +10 हो जाएगा तो -70 आ गया और ये आपका समीकरण संख्या 1 हो चुका है। तो ये तो अपना पहला केस था जब बोल रहा था कि लंबाई 5 कम और चौड़ाई को 2 बढ़ा दो तो क्षेत्रफल ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात समझेंगे यहां से, यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, नया केस आ गया कि भाई पहले ऐसा कर रहे थे कि 5 कम कर रहे थे, नई बात यह है कि अगली बात है, दूसरी बात है ये कि अगर भाई लंबाई को 10 बढ़ा दिया, लंबाई को 10 बढ़ा दिया, चौड़ाई में 5 की कमी कर दी, चौड़ाई में 5 की कमी कर दी, जो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं वो नया केस है ना। पहला वाला केस हमने सॉल्व कर लिया, समीकरण बन चुका है। यहां से अब नया केस आया है कि लंबाई में 10 बढ़ा दो, चौड़ाई में 5 कम कर दो तो क्षेत्रफल जो है 50 बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था, अभी ये 50 बढ़ चुका है। जैसे आपने पहले वाले के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके बराबर ये लिखा, यहां भी वही करने वाले हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लंबाई x + 10 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी भाई y - 5 बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो गया xy + 50, xy + 50, x जाएगा दोनों में मल्टीप्लाई होगा, xy - 5x + 10 जाएगा दोनों में मल्टीप्लाई होगा +10y - 50 इक्वल टू xy + 50। ठीक है, तो xy से xy को उड़ा दिया और जो भी आपका यहां पर दिख रहा है उसी को लिख लेंगे दोबारा से। क्या क्या है ध्यान देंगे यहाँ पे, चलो इसको ग्रीन से ही करते हैं एक ही कलर से। -5x धन 10y -5x + 10y इक्वल टू कितना, ये 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 50 यहाँ पर है तो 50 और 50 100। ठीक है, ये आपका समीकरण संख्या 2 हो गया, ये आपका समीकरण संख्या 1 हो गया। इस वाले समीकरण में 2 से गुणा करके इसके नीचे लिख दो। ऐसा क्यों, 2 से गुणा क्यों, क्योंकि ये 5y है, यहां पर 10y है, मैं चाहता हूं ये भी 10y दिखे, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 10y बन जाएगा, 5 दूना 10 होता है। क्लियर है बातें, तो सब में गुणा करना पड़ेगा 2 से, 2 दूना 4x, इसके नीचे लिखेंगे 4x। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10y, तो माइनस का 10y बराबर, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे 70 में तो माइनस का 140। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत है? नहीं सर, ये पहले से ही विपरीत चिन्ह के हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, सीधे सीधे उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करने के बाद माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस x हो जाएगा, 100 माइनस 140 माइनस 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया तो x का मान आपका निकल के आ चुका है आपके सामने, कितना 40। x का मान आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है कि x हमारा 40 हो गया, मतलब जो शुरुआत में इसकी लंबाई थी ये हमारे पास निकल के आ चुकी है 40। x का मान आप कहीं भी रख दो किसी भी समीकरण में, चलो हम पहले में ही रख देते हैं, तो 2x मतलब 2 गुणे 40 माइनस 5y बराबर -70, तो ये कितना आ गया, 40 दूना 80 माइनस 5y बराबर -70, 80 को उधर भेजेंगे तो -5y बराबर -70 माइनस 80, कितना होता है -70 और -80, 8 7 15 150, माइनस से माइनस को उड़ा दिया और y का मान 5 जाएगा, 150 को भाग करेगा तो y का मान 150/5 मतलब कि 30 आ गया। आपको x तो पता ही था, y का मान भी पता चल गया, कितना 30। x कितना था 40, y कितना आ गया 30 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, आपसे क्या पूछ रहा था, आयत की लंबाई और चौड़ाई भाई आ चुका है, लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर, मीटर मीटर नहीं पता तो इकाई लिख दो, लंबाई है 40 इकाई और चौड़ाई है 30 इकाई। तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल के संबंधित प्रश्नों को भी फटाफट से ऐसे हवा में उड़ा देंगे, है ना, एकदम सही सही से, कोई दिक्कत नहीं, देखने में 1 2 3 4 5 लाइन कितना भी बड़ा हो, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर इसका, है ना। और ये जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं ना सब इंपॉर्टेंट भी हैं, है ना, अलग अलग तरह के तो हैं ही, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वस्तुओं से संबंधित प्रश्न है। कभी पुस्तक और पेंसिल आ जाएगा, कभी बैट बॉल आ जाएगा, क्रिकेट खेलते हो,
हाँ खेलते रहा करो, मजा आता है। यहाँ देखो, यदि 5 पुस्तकों तथा 7 पेंसिलों का कुल मूल्य 79 है, 7 पुस्तकों, ये पहली बात है, ये क्या, ये पहली बात, ये क्या, ये दूसरी बात। 7 पुस्तकों तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 77 है, ये दूसरी बात है। यहाँ एक और नया कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा समीकरण हल करने का, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है भाई एक पुस्तक और एक पेंसिल का मूल्य बता दो, सीधे मान लो, माना क्या मानोगे कि एक पुस्तक का मूल्य जो है वो x रुपए है, और क्या है आपके पास, एक पेंसिल भी है, इसको भी लेके चलेंगे। एक पेंसिल का मूल्य जो है वो कितना है, y रुपए है ना। दोनों पता चल गया, x और y। भाई एक पुस्तक अगर x रुपए का, एक पुस्तक मुझे बताना, अगर एक पुस्तक आप 40 रुपए का खरीद रहे हो तो 3 पुस्तक कितने का होगा, 120 रुपए का। कैसे आया, 40 को 3 से गुणा कर दिया, मतलब जितने की एक पुस्तक थी उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 पुस्तकों का मूल्य आपको पता चल जाता है। इसी प्रकार से अगर एक पुस्तक आप x रुपए का खरीद के ला रहे हो तो 5 पुस्तक कितने की हो जाएगी, 5 गुणे x, 5x की। 7 पेंसिल, एक पेंसिल y रुपए की, तो 7 पेंसिल कितने की, 7y की। कितना है कुल मिला के, 79 रुपया। इसी प्रकार से दूसरा बताना, 7 पुस्तक है तो 7x रुपए की, 5 पेंसिल है 5y रुपए की, कुल कितने रुपया हुआ, 77 रुपया हुआ, तो 77 लिख देंगे। ये दोनों समीकरण आपको सॉल्व करना है। एक तरीका बताऊंगा, पहले भी बता रखा हूं नॉर्मल क्लास में, जब ये वाला और ये वाला मतलब x और y का गुणांक आपस में ऐसे बराबर हो, ये ऐसे बराबर हो, ये देखने में कठिन लग रहा है, अभी नहीं भी लग रहा है तो और भयंकर आएंगे। यहाँ 141 लिखा रहता है, यहाँ 143 लिखा रहता है, उसमें घूम जाओगे। तो जब भी ऐसा दिखे इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर, इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। क्या बोला मैंने, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है। तो ये जो समीकरण संख्या 1 और 2 दिख रही, एक बार जोड़ दो। जब जोड़ेंगे 7 5 12x, 7 5 12y, और इनको जोड़ दो, 9 7 16, 6 9 और 7 7 14 और 1 15, इतना आ गया। यहां से 12 कॉमन लेके इसको आसान बनाओ, 12 कॉमन लेके इसको आसान बनाएंगे तो 12 जाके उधर भाग हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 156/12, मतलब कि 12 का नंबर 12, 12 3 36। पहला जो समीकरण आपका बन के आ गया आपके सामने वो है x + y = 13। देखो इतना बड़ा सा था, इतना छोटा बना दिया, एक को ही बनाया ना, एक को और बनाना है। एक बार जोड़ दिया, अब क्या करोगे, एक बार घटा दो, एक बार घटा देंगे। घटाने पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसको घटाएंगे, 5 - 7, चलो 2 में से 1 को घटाते हैं, 2 में से 1 को घटाएंगे, 7 - 5, 7 - 5 2x, याद रखना नीचे वाले में से ऊपर को घटा रहे हैं, 7 - 5 2x, 5 - 7 -2 हो जाता है, -2y, 77 - 79 -2। यहां से 2 कॉमन ले लिया जब, तो x - y आ गया -2, x - y 2 जाके माइनस को 2 को भाग करेगा और ये -1 आ जाएगा। समीकरण 3 और 4, जो 1 और 2 भयंकर दिख रहा था उसको मैं 3 और 4 आसान में बना लिया। आसान में बना लिया तो कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे लिख लो इसको। पहले 3 वाले को लिखो 13 है, फिर इसको लिखेंगे -1 है, कुछ नहीं करना, पहले से चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह बदलना नहीं है, काट दिया। x और x 2x = 12, तो x का मान यहाँ से 6 आ गया, और x का मान जब आप इस वाले समीकरण में रखते हैं तो 6 - y = 13, तो y का मान यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, मतलब कि एक पुस्तक का मूल्य 6 रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 7 रुपए है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। इससे भयानक क्वेश्चन आज की क्लास में हमने देखा भी है। तो अब आ जाती है बात भिन्न से संबंधित प्रश्न। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी आने वाला ये फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछता है, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, हमेशा ये पूछा जाता है। सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला काम है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे बात करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कैसे। बात करेंगे कि भिन्न वाले प्रश्न हैं ये, तो मैंने मान लिया अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। हर क्या है, y है। तो मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल स्टार्टिंग वाली भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर, मतलब कि x बटे y, यही होता है। जैसे ही आपके पास मूल भिन्न आ जाती है,
अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। एक भिन्न के, यही कॉन्सेप्ट है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चा सा। एक भिन्न के अंश में अंश को 3 से गुणा किया जाए तथा हर में से 3 घटाया जाए तो 18/11 आता है। जैसे ही आप अंश को 3 से गुणा करते हैं, मतलब ये ऊपर वाले को 3 से गुणा करते हैं और नीचे क्या करते हैं, हर में से 3 को घटाते हैं, तो ये भिन्न किस में बदल जाती है, 18/11 में बदल जाती है। तिर्यक गुणा कर दो, ये 11 गुणे 3 33x बराबर 18y, और ये नहीं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, इतना लंबा हमें क्यों करना, मुश्किल क्यों बनाना। 3 से 18 को काट दो, 3 छक 18। अब 11x हो गया, तिर्यक गुणा करने पर 11 जाएगा, x में गुणा हो जाएगा, और ये 6 आके y और 3 दोनों में गुणा होगा तो 6y - 18। सबको एक तरफ लिख लो, 11x - 6y, और 18 को यहीं रहने दो, माइनस का 18। समीकरण संख्या क्या, 1। तो ये तो आपका पहला केस था। पहला केस जैसे ही आपने सॉल्व किया, बात करेंगे यहां से, यदि इसके अंश में 8 जोड़ा जाए। अब दूसरी बात हो रही है, दूसरी बात, दूसरा पेन। अगर अंश में 8 जोड़ा जाए, x में 8 जोड़ दिया, हर में 2 से गुणा किया जाए, नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो भिन्न 2/5 प्राप्त होती है। 2/5 प्राप्त होती है भिन्न। अब फिर से आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 जाएगा, इन दोनों में गुणा होगा, 5x धन 8 5 40, 2y 2 से गुणा होगा तो 4y। सबको एक तरफ लिखेंगे, 5x - 4y, और ये 40 उधर जाके माइनस का 40। 2 समीकरण हैं, इनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। यहाँ देखो 11x है, यहाँ 5x है, या तो इनको बराबर कर लो, या तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इनको बराबर कर लो। 6 और 4 को बराबर करना आसान है। 4 तियां 12 होता है, मतलब इसमें 3 से गुणा करके, इसमें 3 से गुणा करके मैं इसको 12 बनाऊंगा। 4 तियां 12, इसको भी 12 बना दो, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लो। समझ में आ गई बात। तो y वाले को बराबर करना है, 6 दूना 12 होता है तो 2 से गुणा कर दिया, 4 तियां 12 होता है, ये भी 12 हो जाएगा। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 22x, यहाँ पे लिखता हूं, ऊपर नीचे लिखेंगे फिर। इसमें 2 से गुणा करो, 22x - 12y बराबर, जब 2 18 में गुणा होगा -18 में तो -36। इसी प्रकार से इसमें 3 से गुणा करके दिखाओ मुझे, 15x 5 तियां 15x -4 तियां 12y। x या y में ऐसे बराबर सा दिखना चाहिए, एक जैसा। 40 गुणे 3 -120, कितना, -120। क्लियर है बातें, ठीक है। अब देखो चिन्ह एक जैसा है तो सर चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, चलो बदल देते हैं। ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये भी हो गया प्लस का। अब काट देंगे, किसको उड़ा देंगे, y वाले को उड़ा देंगे, एक जैसा दिख रहा था। तो ये कितना हो गया, 22 - 15 होता है 7x, और ये प्लस का है, ये माइनस का है। 120 में से जब 30 माइनस करते हैं तो 90, 90 में से 6 और माइनस करेंगे 84 आ जाएगा। x का मान आ गया 84/7, इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, 12 आ गया आपके पास। x का मान कहां रखना चाहते हो, चलो यहां पे रख देते हैं x का मान, तो y निकल के आ जाएगा। x का मान 12 उठा के यहां रखो, 5 गुणे x की जगह पे 12 - 4y बराबर -40। 12 पंजे 60, 60 को उधर भेजेंगे तो -40 पहले से था, -60 भी आ गया, -4y आ गया -100। माइनस से माइनस को उड़ा दिया और y का मान 100/4, 100/4 मतलब 25 आ गया, है ना। तो y भी आ गया आपके पास, x भी आ गया। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, मूल भिन्न क्या था, x/y। तो x/y का मतलब क्या, 12/25। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12/25। ऐसे नंबर एग्जाम में मिल जाए कितना बुरा लगेगा, है ना। ऐसा नंबर नहीं लाना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना % होगा ये, अगर ऐसा नंबर आ गया आपके एग्जाम में तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कितना % होगा, देखता हूँ कितना नॉलेज है आपके बारे, आपको प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत चैप्टर पढ़ा है ना 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, प्रतिशत चैप्टर खूब पढ़ा है, तो मुझे बताना ये कितना प्रतिशत बनता है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। भिन्न वाला आसान क्वेश्चन है ये, जैसा बोल रहा है वैसा ही करना, स्टार्टिंग यहाँ से करना, ये याद रखना बस। अरे ये तो उड़ गया। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, बाकी जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर, अगले टाइप के प्रश्न पे बात करेंगे। अब हम नियत किराए से संबंधित प्रश्न पे। नियत किराया, नियत किराया क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी की बात की गई। मान लो आपके पास कोई लाइब्रेरी है और उसमें आप 7 दिन के लिए कोई बुक जो है उधार ली, उधार नहीं लेते हैं, मतलब
किराए पे लिए हो। तो लाइब्रेरी का एक नियम है कि एक उसका नियत किराया है और एक प्रतिदिन का किराया है। इन दोनों बातों को समझेंगे, नियत किराया क्या है, प्रतिदिन का किराया क्या है। नियत किराया यो हो गया कि जैसे कि 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए आपने कोई बुक लिया है रेंट पर, तो लाइब्रेरी वाले ने बोल दिया, लाइब्रेरी वाले भैया ने क्या बोला कि भाई 3 दिन का तुम्हें फिक्स चार्ज है, तुम 1 दिन के लिए बुक ले रहे हो तो भी तुम्हें 10 रुपये देना पड़ेगा, 1 दिन के लिए तो भी 10 रुपये, 2 दिन के लिए तो भी 10 रुपये, 3 दिन के लिए तो भी 10 रुपये, मतलब 3 दिन का फिक्स है। ऐसे लाइब्रेरी वाले से लेके तुरंत दे दिए तो भी 10 रुपये, चाहे आप 1 मिनट के लिए लो चाहे 3 दिन के लिए, फिक्स चार्ज है, 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो भाई 3 दिन का फिक्स है। और प्रतिदिन का, पर डे का किराया जो है वो कितना है, 4 रुपये है। कि 3 दिन के बाद अगर आप बढ़ाते हो तो 4 रुपए आपको रोज के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो 7 दिन के लिए मान लो चिंटू ने लिया है ना, फोटो बना दो इसकी, खुश है ये, ठीक है। कितने दिन के लिया है, 7 दिन के लिए ले लिया ये। 3 दिन का तो फिक्स है, 10 रुपए इसने दे दिया, बचा कितना दिन और, 4 दिन। ये है ना 7 दिन, 3 दिन का तो फिक्स है, 10 रुपए तो लगेंगे, दे दिया इसने, बचे कितने दिन, 4 दिन। पर डे का कितना देना पड़ रहा है, 4 रुपए। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिन बचा है, 4 दिन। 1 दिन का कितना रुपया दे रहा है, 4 रुपए, तो 4 दिन का कितना रुपया देगा, 4 गुणे 4, 16 रुपए, 4 गुणे 4 16 रुपए दे देगा। तो भाई 3 दिन का 10 रुपए दिया था बेचारा, 4 दिन का 16 रुपए दिया था, कुल मिला के ये कितने रुपए दे रहा होगा, 26 रुपए दे रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है आपको, समझ रही बात, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पे पहले क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ध्यान देना, यहां पे किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। 3 दिन का भाई फिक्स चार्ज है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है। तो मैंने मान लिया कि ये नियत किराया X रुपए का है, ये जो नियत किराया है इनका 3 दिन का X रुपए का है। तो ये कहानी मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए और इसी में हम समझते रहेंगे। तो जो 3 दिन का नियत किराया है वो मैंने मान लिया X रुपए 3 दिन का इसको देना पड़ेगा। आगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का मैंने किराया पहले 4 रुपए माना था, अभी मैंने मान लिया कि पर डे उसको Y रुपए देने पड़ रहे हैं। कितने, Y रुपए देने पड़ रहे हैं। क्लियर है बात। आगे कहाँ गया, हाँ, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। यही 7 दिन के लिए सरिता ने, चिंटू को हटाओ यहां से, चिंटू को हटाओ, यहां पे लगा दो सरिता को, यहां पे लगा दिया किसको, सरिता को। सरिता ने 7 दिन के लिए एक किताब उधार ली। अब भाई लाइब्रेरी ने 3 दिन का तो X रुपए ले लिया, बचा कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन में रोज कितना रुपया ले रहा है, Y रुपए। 1 दिन का Y रुपए, तो 4 दिन का कितना रुपया, 4Y। तो सरिता ने कुल मिलाकर कितना रुपया दिया होगा, सर ये वाला X 3 दिन का दिया था, 3 दिन के लिए X रुपया दिया था, और ये 4 दिन के लिए 4Y रुपए। तो सरिता ने कुल मिला के जो दिया है पैसा X धन 4Y दिया है। और कुल पैसा क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है, 27। तो इसको बराबर कर देंगे 27 के। बात समझ में आ गई, फिर से समझेंगे एक बार। सरिता ने 7 दिन के लिए किताब लिया, 7 दिन को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 3 दिन में और 4 दिन में। 3 दिन का नियत किराया फिक्स किराया है X रुपए, X रुपए तो देगी सरिता 3 दिन का। 4 दिन का, अब 1 दिन का Y रुपए, तो 4 दिन का 4Y। सरिता ने कुल मिला के X रुपए 3 दिन का, 4Y रुपए 4 दिन का, मतलब कुल मिला के X धन 4Y रुपए दिए अपने हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया, 27 रुपए दिया। तो ये तो पहली बात हो गई, पहला समीकरण हो गया। अब बात करेंगे सूसी की, ठीक है। तो सूसी की बात करने के लिए यहां पर सरिता का नाम हटाया और सूसी का नाम यहां पर लगा दिया। सूसी कितने दिन के ले रही है, एक बार ध्यान देना, कितने दिन के लिए किताब ले रही है। तो ये किताब ले रही है, कहाँ गई, हाँ, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए लिया। तो इसकी कहानी मैं नीचे बताता हूं सूसी की। सूसी 5 दिन के लिए लिया, भाई 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है। तो ये X रुपए तो 3 दिन के देंगी, 3 दिन का कितना, X रुपए। बचा कितना दिन, 5 दिन में से 3 दिन चला गया, X रुपए दे दी सूसी। अब जो 2 दिन बचा है, कितना दिन, 2 दिन, 2 डेज,
तो भाई एक दिन का y रुपए लग रहा है तो 2 दिन का 2y, तो कुल मिला के सुशी ने x धन 2y रुपए दिए होंगे। कितना? x धन 2y अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए दिया? 21 रुपए। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर दो, x भी आ जाएगा, मतलब नियत किराया भी आ जाएगा, जो आपने माना था नियत किराया। x क्या है? ये नियत किराया है। x क्या है? नियत किराया। y क्या है? प्रतिदिन का किराया। y क्या है? प्रतिदिन का किराया। तो आओ इन दोनों को खेलते हैं। ये चिन्ह बदल दिया, उड़ा दिया, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना? 2y, और 27 है, ये याद रखना, 27 माइनस 21 6, y का मान आ गया 3, y का मान समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो x धन 4y, मतलब 4 गुणे 3 12 बराबर 27, तो x का मान कितना आ गया? 27 माइनस 12 15, 15 और 12 27 होता है ना। हाँ, नियत किराया भाई 15 रुपए था। 3 दिन का नियत किराया कितना था? 15 रुपए था। और रोज रोज का किराया कितना था? 3 रुपए था। क्लियर है बात? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। जबरदस्त प्रश्न है, देखेंगे दूरी और चाल पर आधारित प्रश्न, मतलब कि बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, है ना। चैप्टर क्या, मतलब कि आप अगर 10th क्लास में होंगे तो चैप्टर 3 आपका ऐसा होगा, अगर आप 9th क्लास में होंगे तो चैप्टर 4 आपका इसी प्रकार का होगा। तो और ये सबके लिए जरूरी है। मैं पहले ही बता दिया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं सबके लिए सरदर्द होती है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहा हूं कि बस उन कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को रटने लग जाते हैं कि भाई ये 5 नंबर का आएगा, नहीं समझ में आ रहा रट लो। ये नहीं करना, मैथ्स करने का ये तरीका नहीं होता है। आ रही बात समझ में? इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बस एक फॉर्मूले पे ध्यान देना, आपको पता भी होगा, साइंस में आप पढ़े भी होंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इसके भाई को लगाऊंगा। इसका भाई कौन है? इसका भाई ये बन जाता है कि जब समय को यहाँ भेज दो, चाल को यहाँ भेज दो, मतलब समय का फॉर्मूला अगर आप यहाँ से निकालो तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, मतलब चाल यहाँ, समय यहाँ, दूरी बटे चाल। तो ये इसका भाई है और इसी फॉर्मूले का हम यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को बड़ा ही आसान बनाने वाले हैं, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत बेसिक, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे। 300 किलोमीटर की यात्रा है। चलो भाई रास्ता बना दो। इस रास्ते पे बस भी चलेगी और ट्रेन भी चलेगी। तो 300 मीटर की दूरी की यात्रा है और एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करना है। मतलब यहाँ से सी पर गया, स्टॉप आया यहाँ पे, 60 किलोमीटर गया। कैसे गया है? ये ट्रेन से गया है। और ट्रेन का मैंने मान लिया कि स्पीड जो था वो x किलोमीटर प्रति घंटा था। इतनी बात क्लियर है कि 60 किलोमीटर टोटल दूरी कितनी, ये भी लिख लो यहाँ पे। कुल मिला के दूरी यहां से लेके यहां तक जो है वो 300 किलोमीटर है। ये जो भैया यात्रा कर रहे हैं, ये ट्रेन में बैठे और 60 किलोमीटर गए, तो बचा कितना है? 300 किलोमीटर से 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर तो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, दूरी तय कर ली। 300 में से 60 किलोमीटर हटा दोगे, घटा दोगे जब, तो कितना बच जाएगा? 240 किलोमीटर। अभी बचा हुआ है कितना? 240 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक। अभी ये कहां से कहां गए? यहां से लेके सी तक गए हैं 60 किलोमीटर। 240 किलोमीटर इनको और जाना है। कैसे जा रहे हैं? शेष दूरी जो है बस द्वारा तय करता है। मतलब ये 240 किलोमीटर ये बस से गए हैं और मैंने मान लिया कि बस की स्पीड जो है वो है y किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति घंटा। आपने क्या समझा यहाँ पे कि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया बस की स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल समय, मतलब यहां से लेके अपने घर से जब निकले थे और यहां तक बी तक कुल समय लग रहा है इनको कितना भाई? 4 घंटे का। 4 घंटे का कुल समय लग रहा है। अब मेरी बात ध्यान देना, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये पहला पार्ट है। जैसे पहला पार्ट है यहां से यहां तक, वैसे ही आपका दूसरा पार्ट यहां से लेके यहां तक है। दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा जब आपको पहला समझ में आ जाएगा। पहला समझेंगे। आपने मान लिया कि भाई ट्रेन से कितना टाइम लगा। अब ये मत बोलना कि ट्रेन से 4 घंटे लगा कि बस से 4 घंटे लगा, दोनों से मिलाकर 4 घंटे लगा है। तो मैंने मान लिया यहां पे कि इनको ट्रेन से T1 टाइम लगा, बस से T2 टाइम लगा। T1 कुछ घंटे होंगे, T2 कुछ घंटे होंगे, हमें नहीं पता।
लेकिन मान लिया कि ट्रेन से T1 टाइम लगा, बस से T2 टाइम लगा, तो कुल कितना टाइम लग गया? T1 प्लस T2। अपने हिसाब से यही हुआ ना कि वो भैया जो थे ना, जो जा रहे थे A से B तक, A से C तक जब ट्रेन से गए तब उनको T1 टाइम लगा। हमें नहीं पता कितना लगा, मैंने मान लिया T1। जब वो C से B तक गए बस से, तब उनको T2 टाइम लगा। तो कुल मिलाकर T1 प्लस T2 टाइम मेरे हिसाब से लगा। क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम लगा? 4 घंटे का समय लगा। तो मैंने बता दिया कि कुल मिला के ये मेरे हिसाब से जो मैंने माना है, और ये क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है बात? एकदम बढ़िया। यही समझना, यही तक, यहां तक समझ लिए तो खत्म है क्वेश्चन, कि कुल समय क्वेश्चन के हिसाब से 4 घंटे और मेरे हिसाब से T1 प्लस T2 ट्रेन का और बस का। ठीक, अब देखना ये समय ही T होता है। T का फॉर्मूला क्या? दूरी, डिस्टेंस बटे चाल, स्पीड। दूरी बटे चाल, ये जो समय है T1, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहां छोटा सा लिख दूं, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब देखो इसका बवाल, दूरी कितना? पहले T1 की बात कर रहे हैं, T1 की बात। दूरी कितना? 60। T1 के लिए दूरी कितना था? 60। तो दूरी बटे चाल। T1 वाले के लिए चाल कितना था? x था भाई, तो इसके लिए x। ये ट्रेन की बात थी। अब आ जाओ बस पे, जो T2 लगा था। अब इसके लिए भी आप दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। T2 दूरी कितना? 240। चाल कितना? y। तो हो क्या गया? 240 बटे y बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण संख्या 1। खेल, पहला वाला खेल खत्म। दूसरा वाला खेल, रास्ता यही है लेकिन मैं दोबारा बनाऊंगा। रास्ता यही है A से B तक, लेकिन ये केस 2 है, इसमें बनाऊंगा तो बहुत इधर उधर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा आपको। तो ये रास्ता मैं दोबारा बना दिया, A से लेके B तक। अब ये चिंटू गया था, पिंटू जा रहा है ना, और ये दूसरे स्टाइल से जा रहा है। स्टाइल तो वही है, समय इधर उधर करेगा ये, है ना। तो यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, इस बार इसने क्या किया, पहले 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया था, इस बार ये 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है। कुल दूरी कितनी है? 300। तो बचा कितना? 200 किलोमीटर। तो ये ट्रेन से जा रहा है 100 और बस से जा रहा है 200। ट्रेन की स्पीड हमें पता है x थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। बस की स्पीड हमें पता थी कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बातें? कुल समय कितना लग रहा है? 10 मिनट और ज्यादा लग रहा है। पहले तो 4 घंटे लग रहे थे, इस बार 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। आपको पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, कि ये राशियां एक जैसी होनी चाहिए, इनका मात्रक एक जैसा होना चाहिए। अगर ये घंटे में है तो ये भी घंटे में, या तो ये मिनट में है तो ये भी मिनट में। भाई हमने पूरा क्वेश्चन जब घंटे में सॉल्व किया है तो सबको हमें किस में बदलना पड़ेगा? घंटे में बदलना पड़ेगा। 10 मिनट में कितने घंटे? सर 10 मिनट में घंटे होते हैं? अरे हाँ होते हैं। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो 10 को आप 60 से भाग कर देंगे, 10/60। ये घंटे में था, इसको कुछ नहीं किया, इसको हम घंटे में बदल दिए, 0 से 0 को उड़ा दिया, 6 चौक 24 और 25/6 घंटे। कितने घंटे लग गए? 25/6 घंटे। 25/6 घंटे इसको लग गए यहां से यहां तक जाने में। तो इसके लिए भी एक ऐसा ही बढ़िया सा समीकरण लिखेंगे। T1 की बात करेंगे, मतलब कि ये वाला मान लो T1 है ट्रेन वाला, तो दूरी बटे चाल 100/x यहां हो जाएगा, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही। ऐसे ही बस के लिए 200/y। ये तो कुल समय मेरे हिसाब से हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से कुल समय कितना है? 25/6। तो ये 2 समीकरण आपके पास बन गए, इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये कहानी मैं हटाऊंगा, केवल समीकरण सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब ले लिया, बढ़े आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये कहानी हटा देता हूं अब मैं, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया, आप बाद में समझते रहना इसको भी, जब कभी रिवाइज करना होगा तो। और बात करेंगे अब कि ये समीकरण जो है अपने पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम खेलने वाले हैं। ध्यान देना, ये नया सा समीकरण दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं। 1/x को मैंने मान लिया p, 1/x को मान लिया p, और 1/y को मान लिया q के बराबर। 1/x की जगह p लिखते ही ये समीकरण जो है ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी खतरनाक सा दिख रहा है, नॉर्मल हो जाएगा। y की 1/y की जगह q लिखेंगे तो ये 240 q हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, छोटा करना चाहो तो 4 से सबको भाग कर दो, छोटा हो जाएगा। 4 से जब आप इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। 4 से जब आप इसको भाग करेंगे तो 60 q,
और 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया आपका। दूसरा समीकरण की बात करें, अगर इसकी बात करें तो यहां भी 1/x की जगह p, मतलब कि ये हो गया 100p 200q बराबर 25/6। सबको 25 से भाग कर दो, 25 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सबको 25 से भाग करके इसको छोटा करेंगे। 25 चौका 100, 25/200 और ये 25 से 25 कट के 1/6 छोटा बना दिया। आप चाहें तो या कहाँ गया, हाँ, आप चाहें तो यहाँ और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे छोटा बनाना था तो मैंने ये छोटा छोटा सा समीकरण बना दिया जो सॉल्व करने में बड़ा ही आसान है। कैसे बात आती है, कैसे, ध्यान देना। यहाँ पे 4 15 है, 8 और 60 है, किसको एक जैसा बनाना आसान है? किसको एक जैसा बनाना आसान है? एक काम करें क्या? नहीं, एक काम करो, ठीक है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं, अपने को फटाफट सॉल्यूशन करना है। यहाँ 4 है तो इसमें 4 से गुणा कर दो, और यहाँ 15 है तो इसमें 15 से गुणा कर दो, बात खत्म है ना। ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। x वाले में जो p वाला है अपने आप बराबर हो जाएगा, इसका p वाला इसमें गुणा करा दिया, इसका p वाला इसमें गुणा करा दिया, अपने आप बराबर हो जाएगा। जब आपका दिमाग ना काम करे यही करना कि इसका गुणांक इसमें गुणा करा दो, इसका गुणांक इसमें गुणा करा दो, अपने आप बराबर। देखा ना कैसे, देखना कैसे, 15 × 4 60, 60p प्लस 4 × 60 240, 240q। ये तो पहले जैसे बन गया, ये तो पहले जैसा बन गया, कोई बात नहीं। ये तो यही बन गया यार, इतना मेहनत करके छोटा किया था, यही बन गया, कोई बात नहीं। 15 से इसमें गुणा कराएंगे, 15 चौका 60, 60p, देखा बराबर बन गया, p वाला बराबर बन गया। 15 × 8 15/120, 120q बराबर 15/6, 15/6, 15/6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, तो 15/6 को हम लिख सकते हैं 5/2, 5/2। क्लियर है बातें? माइनस 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 चिन्ह बदल के ये उड़ा दिया। 240 में से 120 माइनस करेंगे तो 120q आ जाएगा, और ये 4 - 5/2, 4 - 5/2 को जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ रहा होगा, 4 दूना 8 - 5 3/2, तो ये 120 इधर जाएगा तो 3/2 × 120 हो जाएगा, और 3 चौका 12 40, 1/80 आ गया। जब q 1/80 आ गया, q 1/80 आ गया, q का मान यहां रख दो, इस छोटे वाले में, कुछ तो यूज हो इसका, कुछ तो यूज हो इसका। q का मान यहां रखेंगे 80, है ना, तो 15p धन 60q, q की जगह 1/80 रख दिया बराबर 1, 0 से 0, 2 3 6, 2 चौका 8, 3/4 को उधर भेजेंगे तो 15p बराबर 1 - 3/4, 1 - 3/4, 4 1 9 4 - 3 1/4। 15 को उधर भेज देंगे तो p का मान 1/60 आ जाएगा, 15 चौका 60। p और q आ गया, जब p को उल्टा करेंगे तो x आ जाएगा, मतलब x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है प्रति आर। और इसी प्रकार से जब आप q को उल्टा करेंगे, q को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये y रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, मतलब q का उल्टा y हो जाएगा, तो y आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखा कितने शानदार तरीके से, एक ही कॉन्सेप्ट था क्या, कि समय टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस यही लगा दो, खत्म बात। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। और बात करेंगे आखिरी नहीं, एक और है इसके बाद, है ना, याद होगा आपको, ये धारा वाला है और इसके बाद टंकी वाला है, दोनों ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन कराना था, वो तो ले आया नहीं मैं, वर्क टाइम वाला। वर्क टाइम का किसी दिन शॉर्टकट बताऊंगा, केवल शॉर्टकट बताऊंगा बस, ठीक है। आज तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि जो अपने स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है, और जो अपने तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जबरदस्त है। बात करेंगे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है। धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया कि भाई पानी भी इधर ही बह रहा है, पानी भी इधर बह रहा है, ऋतु बना दो यहाँ पे, इसे बाल उड़ा दो इसका पानी में, और ऋतु जो है ये भी इधर ही तैर रही है, तो ठीक है, ऋतु तो नहीं बनी, कुछ और बन गया, ठीक है। तो ऋतु भी उधर ही तैर रही है, पानी भी उधर ही बह रहा है, मतलब दोनों एक तरफ जब जाएंगे तो मजा आता है। जब आप साइकिल चला रहे हो, हवा भी इधर जा रही है, साइकिल भी इधर जा रही है, तो अपनी स्पीड दम कम लगाना पड़ता है, थोड़ा मतलब बहुत कम दम लगाओ तो भी स्पीड साइकिल भागती है, क्योंकि आप जो दम लगा रहे हो, जो साइकिल की स्पीड है और हवा की स्पीड, दोनों को जोड़ के उतनी स्पीड से आप जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब हवा और जिधर हम साइकिल चला रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों कैसी हो, अनुकूल हो, तो मजा आ जाता है, तब दोनों की स्पीड जोड़ देते हैं। तो मैंने मान लिया भाई कि पानी की स्पीड, पानी धारा की स्पीड x,
धारा की स्पीड x नहीं लूंगा मैं ऋतु की स्पीड x मान लिया, धारा की स्पीड y मान लिया, दोनों एक ही तरफ मतलब कि अनुकूल हैं। अनुकूल वाले केस में आप दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मतलब कि ऋतु बहुत भयंकर तैर रही होगी, थोड़ा सा दम लगा के ऐसे हाथ पांव मार रही होगी, लेकिन ऐसे जा रही होगी, है ना, क्योंकि पानी की स्पीड और ऋतु की स्पीड दोनों उसमें जुड़ गया है। और जो ओवरऑल ऋतु आगे बढ़ रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दोनों स्पीड आपस में जुड़ रही हैं। लेकिन साइकिल चला रहे हो, खूब दम लगा रहे हो, हवा आंधी चल रही है उल्टी, साइकिल जा रही इधर, आंधी आ रही इधर, फिर तो भाई साइकिल चलाने में हालत खराब, है ना। पूरा दम लगा रहे हो लेकिन साइकिल ऐसे एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड और हवा की स्पीड दोनों माइनस होती है ना। मान लो इधर साइकिल चला रहे हो, साइकिल तो नहीं बना पाऊंगा मैं, ये तो खड़ा हो गया। मान लो ये साइकिल चला रहा है ना, इसके पास साइकिल है, ये साइकिल चला रहा है या दौड़ रहा है। कितने स्पीड से साइकिल चला रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल चला रहा है। इधर से हवा आई, तूफान आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बेचारा मेहनत तो 10 की कर रहा है, लेकिन मिलेगा कितना? क्योंकि ये इधर जा रहा है, हवा उल्टा आ रही है, तो 10 - 6 मतलब ये जो आगे बढ़ पाएगा इतने से आगे बढ़ पाएगा केवल 4 की स्पीड से। मेहनत 10 की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है 4 की स्पीड से, है ना। अब आप बोलोगे सर अगर दोनों की स्पीड बराबर हो जाए तो तब ये बेचारा मेहनत तो करेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और अगर ये कहीं ज्यादा हो गई तो तब ये उड़ जाएगा, तब ये उड़ जाएगा, है ना। आगे बढ़ना छोड़ दो, ये हवा में उड़ जाएगा। तो ऐसा केस कभी भी मैथ्स में नहीं पूछा जाता है कि सर पानी की स्पीड ज्यादा हो गई तो ऋतु उधर जा रही है और पानी उधर से और तेजी से आया तो तब तो ऋतु भाई डूब जाएगी। तो ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो वस्तु होगी, जो ऋतु होगी, जो नाव होगी, कोई भी वस्तु, चाहे वो आदमी हो चाहे वो नाव हो, उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, पानी की स्पीड उससे हमेशा कम होगी। मैथ्स का सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है बातें? तो आपने देखा कि अनुकूल में दोनों को जोड़ दिया। अनुकूल में तो आप हमेशा सही करते हैं, प्रतिकूल में आप गलत करते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। ये पानी है अपना, है ना, और ये ऋतु इधर तैर रही है। ऋतु तो उधर ही तैर रही है जिधर पहले तैर रही थी, है ना, जिधर पहले तैर रही थी उधर ही जा रही है, लेकिन पानी इधर चल रहा है। हमेशा ऋतु की स्पीड ज्यादा होगी पानी की स्पीड से, तो y - x कभी नहीं लिखना। जो वस्तु की स्पीड है पहले रहेगी और पानी की स्पीड बाद में। यहां गलती करते हैं आप, कभी कभी आप धोखे से इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और x - y लिखाते हैं, गलत हो जाता है। याद रखना वस्तु की स्पीड पहले लिखना है, चाहे वो आदमी हो, चाहे ऋतु हो, चाहे वो कुछ भी हो। समझ रहे हो? मतलब कुछ भी का मतलब नाव भी हो सकती है, ऋतु भी हो सकती है, मोहन भी हो सकता है। मतलब वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है। उसकी स्पीड पहले माइनस पानी की स्पीड। क्लियर है? अब बात करते हैं इस सवाल की। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तैरने की चाल मैंने x मान लिया, धारा की चाल मैंने y मान लिया। तैरने की, ऋतु के तैरने की चाल मैंने x मान लिया, धारा की चाल मैंने y मान लिया। पहले बात हो रही है अनुकूल की, तो अनुकूल वाले में ऋतु की जो स्पीड होगी, इसमें पानी वाला स्पीड और ऋतु की स्पीड जुड़ जाती है, अनुकूल वाले में जुड़ जाती है। तो अनुकूल में जो ऋतु की स्पीड होगी, जो चाल होगी, वो x + y होगी। कितना? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें? अनुकूल वाले में। अब हमें फॉर्मूला पता है भाई कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहां से ऋतु की जो चाल आ रही है, अनुकूल वाले में बता रहा हूं, इस केस में x + y चाल हो गई, है ना। चाल की जगह पे क्या लिख दिया? x + y। दूरी, ऋतु कितनी दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर की, तो 20 बटे समय कितना लग रहा है? 2 घंटे का, तो 2। तो ये पहला समीकरण आपका बन गया। x धन y बराबर 10, ये पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार से अगर मैं प्रतिकूल की बात करता हूं, ये तो अनुकूल था, अगर मैं प्रतिकूल की आपको बात बताऊं, प्रतिकूल वाला केस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल में चाल बराबर, प्रतिकूल में पहले बताओ कि स्पीड कितनी हो जाएगी ऋतु की, चाल कितनी हो जाएगी। तो सर प्रतिकूल में आपने बताया कि x - y दोनों माइनस हो जाते हैं। पहले ऋतु की स्पीड मतलब ऋतु के तैरने की चाल पहले लिखना है और पानी धारा की चाल बाद में लिखना है। तो ये चाल हो जाएगी, तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, तो x - y दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 4 किलोमीटर की, समय लग रहा है 2 घंटा। 2 समीकरण आपके पास है, पहला है x + y बराबर 10, दूसरा है x - y बराबर 2,
y से y को उड़ा दो, 2x बराबर 12, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार से x का मान आप यहां पर रखेंगे, x का मान यहां 6 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, तो y 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा, आपने ये देखा कि भाई ऋतु की स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन पर, बात करेंगे टंकी वाले प्रश्न की। जबरदस्त प्रश्न, एक ही कॉन्सेप्ट बता दो पहले सर, आ जाओ कॉन्सेप्ट की ही बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपने ये एक रोटी है, एक रोटी को अगर आपने 4 घंटे में, 4 घंटे नहीं 4 मिनट में, चलो रोटी छोड़ो, रोटी में मजा नहीं है, कोई काम ही बता देता हूं आपको, है ना, क्योंकि यहां पर काम हो रहा है, टंकी भर रही है, तो चलो टंकी ही ले लेते हैं, टंकी ही ले लेते हैं। ये टंकी है, ये टंकी है भाई, और ये टंकी जो है ना कितने घंटे में भर दूं इसको, 4 घंटे में भर रही है पूरी। 1 घंटे में इतनी, 2 घंटे में इतनी, 3 घंटे में इतनी, 4 घंटे में डबाडब फुल, 4 घंटे में इतनी भर रही है। पहला घंटा जब 1 घंटा तक मोटर चला तो टंकी इतनी भर पाई थी। तो अगर मैं पूछूं आपसे 1 घंटे में टंकी कितनी भरी, अगर ये 4 घंटे में पूरा भर रही है तो 1 घंटे में 1/4 भाग, है ना, फ्रैक्शन पढ़े हो छोटी क्लास में, भिन्न पढ़े हो 7वीं क्लास में। अगर मैंने इसको ऐसे रंगीन कर दिया तो ये कुल का कितना पार्ट है, 1 2 3 4, जितना रंगीन किया वो ऊपर, कुल पार्ट नीचे। तो 1 घंटे में टंकी कितना भरी है, 1 घंटे में 1/4 भाग। पूरा कितने घंटे में भर रही है, पूरा कितने घंटे में भर रही है, 4 घंटे में। कॉन्सेप्ट भाई यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि पूरा जितने भी घंटे में भर रही होगी उसका उल्टा रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम कर दो, 4 का व्युत्क्रम 1/4, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/4। अगर ये टंकी 10 घंटे में भरती, अगर ये टंकी 10 घंटे में भरती और मैं आपसे पूछता कि भाई 1 घंटे में कितनी भर रही है, आप बताते कि सर 1/10 भाग। व्युत्क्रम कर दो सीधे, अगर ये टंकी x घंटे में भरती तो व्युत्क्रम कर दो x का, 1 घंटे में कितना, 1/x भाग। बस यही कॉन्सेप्ट है। आ जाओ, आ जाओ, यहां पे 3 नल है, ये टंकी और 3 नल, पहला नल, दूसरा नल और ये अपना तीसरा नल, 3 नल, ठीक है। 3 नल एक साथ खोल दिए जाए, जब तीनों नल एक साथ इस टंकी को भर रहे हैं, एक साथ भर रहे हैं तो 3 घंटे में भर दे रहे हैं। तो मैं बोलूं अगर कि तीनों नल 1 घंटे में, तीनों नल एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में कितना भरेंगे, कितना भाई, 3 घंटे में पूरा, 3 घंटे में पूरा, तो 1/3 भाग भरेंगे 1 घंटे में। सिंपल सी बात है, जितने घंटे में पूरी टंकी उसका व्युत्क्रम कर दो, 1 घंटे में उतना ही भरा जाता है। तो 1 घंटे में ये तीनों नल अगर आप चलाते हैं तो पूरी टंकी का 1/3 भाग भरा जाएगा, जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तब। अब आ जाओ दूसरी कहानी, एक नल अकेले 10 घंटे में, दूसरा नल अकेले 15 घंटे में भर सकता है, तो तीसरा नल इसको अकेले कितने घंटे में भर सकता है। बड़ा ही आसान है। ये लो, ये पहला नल, पहले नल की बात कर रहा हूं, पहला नल ये रहा और पहले नल का जो नाम है वो है ए इसको अकेले भर रहा है 15 घंटे में, नहीं 10 घंटे में पूरा, 10 घंटे में पूरा भर रहा है। तो जल्दी से बता दो ए 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप बोलेंगे सर 1/10 भाग। बात सही है। ये जो ऊपर का सीन है, ये वाला जो सीन आपको ऊपर मैंने अभी बताया, ये वाला, ये तब का सीन है जब तीनों नल एक साथ चल रहे थे, तब यहां दिया ना, तीनों नल एक साथ खोले जाए तब। उसको अभी भूल जाओ, उसको लिख के भूल जाओ। ए को चलाया 10 घंटे में पूरा भर रहा था तो 1 घंटे में 1/10 भाग भरेगा। बी को चलाया, ये रहा नल बी, ये रहा नल बी को चलाया जब, तो बी 15 घंटे में पूरा भर रहा था, तो 1 घंटे में सर एक ही तो कॉन्सेप्ट है कि बी जो है 1 घंटे में जो है ये कितना भर देगा, तो 1/15 भाग। जब पूरा 15 घंटे में तो 1 घंटे में 1/15 भाग। बात आ गई सी की, जिसका ये पूछ रहा है कि तीसरा नल सी कितने घंटे में इसको भर देगा। तो तीसरे नल सी की अगर मैं बात बताऊं, मैंने मान लिया भाई कि ये x घंटे में पूरा भर देगा, x घंटे में पूरी टंकी फुल कर देगा। तो मुझे बताना कि सी 1 घंटे में कितना भरेगा।
तो जब x घंटे में पूरा भरेगा तो 1/x भाग भरेगा 1 घंटे में, 1/x भाग 1 घंटे में। बस यही कॉन्सेप्ट था, खत्म है बात, खत्म है बात। इसको हटा दूं, अब कॉन्सेप्ट हटा देता हूं, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूं। अब सारी बातें लिख दिया मैं, अब कुछ करना ही नहीं है, अब जोड़ घटाना है ना। तो ये समझ में आ गया ना, कुछ नहीं था, पूरा जितने में 1/, उतने में, बस बात खत्म। ये बात बताना कि ये तीनों अगर एक साथ में चला दूं तो 1 घंटे में कितना भरेगा। सर 1 घंटे में ये अपना A वाला 1/10 भर देगा और B वाला अपना 1/15 भर देगा। तीनों को चला दिया 1 घंटे के लिए, इन तीनों को चला दिया 1 घंटे के लिए, और मैं पूछ रहा हूं कि कितना भर देगा। तो अपना A वाला 1/10 भर देगा, B वाला 1/15 भर देगा और ये C वाला अपना 1/x भर देगा। जब तीनों को एक साथ 1 घंटे के लिए चलाया तो इतना को जोड़ दो, इतना भर देगा। और हमें पता है कि जब तीनों को एक साथ चलाएंगे 1 घंटे के लिए तो कितना भर देगा, तो इसके बराबर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, बात खत्म। सॉल्व करो फटाफट से, एलसीएम आ जाएगा 30x, यहां आ गया 3x, यहां आ गया 2x और यहां आ गया 30, ये हो गया 1/3, 3 से 30 को उड़ा दिया 10, तो यहां पे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 5x, 5x धन 30 बराबर 10x, है ना। तो 5x को उधर भेजो तो 10x माइनस 5x बराबर 30, 5x बराबर 30, x बराबर 30/5, 30/5 मतलब कि 6, 30/5 मतलब कि 6 घंटे। 6 घंटे में C का हमने x घंटे में माना था ना कि पूरा भरेगा, मतलब C जो है जिसका पूछ रहा है वो 6 घंटे में अकेले पूरी टंकी भर देगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देखा कि 3 टंकियां थी, 3 नल थे ABC, A इसको 10 घंटे में भर रहा था, B इसको 15 घंटे में, और आपसे C का पूछा जा रहा था तो आपने C का बड़ा ही जबरदस्त निकाल दिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब कि यहाँ एक लाइन लिखा, दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन आज मैंने किसी की भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, पूरा बेसिक बताया हूँ, तो इसकी भी नहीं बता रहा हूँ। किसी क्लास में जब मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करा रहा हूँ, उसमें मैं सबकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। क्लियर है बातें, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये आज हमने बेहतरीन 11 तरह के प्रश्न हमने सीखे, किस पर आधारित, वर्ड प्रॉब्लम्स पर आधारित, जिसमें हम तरह तरह के सारे प्रश्न देखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा गया है। ये मैं पिछले कई सालों के प्रश्न को देखा, वहां से सारे क्वेश्चंस निकाला कि जितने भी तरह के बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सब कुछ आपके सामने मैंने ले आके आपको समझाया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाएगा। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो दोस्त एक काम जरूर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने प्यारे और बेहतरीन कमेंट्स के माध्यम से 2 बातें बतानी है। पहली बात ये बतानी है कि क्या आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रकार के प्रश्न में डाउट है अभी भी, तो उसको आप कमेंट में मेंशन करेंगे कि सर ये वाला दोबारा बताना, ठीक है। दूसरी बात आपको ये बताना है कि आपको अगली वीडियो आने वाली है अगले संडे को, वो किस टॉपिक पर चाहिए वो जरूर बताना। जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा उस पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसी प्रकार से जैसे कि हमने आज किया है। क्लियर है सारी बातें। तो एक छोटी और जरूरी बात, उसके बाद आज यहीं पर हम कंप्लीट कर रहे होंगे क्लास को। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कराए जाते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल है। यहाँ पर ये सारे बोर्ड्स की क्लासेज जो है फुली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के साथ कराई जाती हैं। मतलब इसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जो है सारे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज का मतलब जितने बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ कराया जाता है यहाँ पर। 1 शॉट रिवीजन मतलब कि क्रैश कोर्स भी कराया जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो मतलब कि यहाँ पर वो सब कुछ अवेलेबल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक बेहतरीन स्कोर लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए एक काम और कर सकते हैं आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करना नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी ही, और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।